स्टार्ट करो। चलो, अगला जो कॉन्सेप्ट है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वी आर मूविंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। कोई चीज आप अपने पावर के बाहर जाके करते हो तो क्या वो चीज कंपनी के लिए वैलिड है या वैलिड नहीं है, वो हमको चेक करने का है, इसी को हम पढ़ने वाले। सो रूल बहुत ही सिंपल जाता है, अगर डायरेक्टर ने अपने पावर के बियॉन्ड जाके, डायरेक्टर ने अपने पावर के बियॉन्ड जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या वो वैलिड है, ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है। डायरेक्टर ने अपने पावर के बियॉन्ड जाके कोई काम किया है, क्या वो काम वैलिड है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आंसर इज यस इफ। तो ये यस होगा अगर इट इज विद इन द पावर ऑफ MOA। मतलब डायरेक्टर इधर है, मेमोरेंडम इधर है, तो डायरेक्टर अपने पावर से बाहर जाके काम कर रहा है, लेकिन अभी मेमोरेंडम के पावर के अंडर में ही है, तो डायरेक्टर ने किया हुआ ट्रांजैक्शन क्या होगा, वैलिड होगा। नो वैलिड नहीं होगा अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। अगर डायरेक्टर ने, ये डायरेक्टर की पावर है, मेमोरेंडम है, डायरेक्टर इसके ऊपर जाके काम करता है, मतलब मेमोरेंडम के बाहर जाके काम कर रहा है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? तो आंसर इज नो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इसको ही हमको पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। समझ रहे आप लोगों को? देखो, मीनिंग ऑफ द अल्ट्रा वायर्स इंप्लाइज मीन्स बियॉन्ड द पावर के बियॉन्ड जाके कोई काम करना। The legal phrase ultra vires is applicable only to the acts done in excess of the legal powers of the doers। जो भी डूअर है, अगर उन्होंने अपने पावर के बाहर जाके काम किया तो ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का रूल अप्लाई करेंगे। द प्रीसपोजेस दैट द पावर्स इन द नेचर आर लिमिटेड। इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है कि जो भी पावर दिया गया है किसी भी डूअर को, वो क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट मेमोरेंडम के पास जो पावर है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड टू द एक्सटेंट विच हैज बीन स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम इटसेल्फ। मेमोरेंडम में जो चीज लिखा है, कंपनी उसके बियॉन्ड कुछ कर ही नहीं सकती है। वैलिडिटी ही नहीं होगा उस ट्रांजैक्शन को अगर अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके काम किया तो। मेमोरेंडम के अंदर है, डायरेक्टर या डूवर के पावर के बाहर है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे, it is a fundamental rule of a company law that the objects of the company are stated in the memorandum। बराबर ना? ऑब्जेक्ट लॉज होता है मेमोरेंडम में, उसमें क्या लिखा रहता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कंपनी क्यों बनी है। कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट, दस फार एंड नो फर्दर। जितना एक्ट प्रिस्क्राइब करता है मेमोरेंडम में चीजें होने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को वैलिड करने के लिए, उतनी ही चीजें आपकी होंगी। मेमोरेंडम के बाहर जाके आप कोई भी एक्टिविटी ना करिए। तो जितना मेमोरेंडम में प्रोवाइडेड है एज पर द एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट, उतना ही आप कर सकते हो काम, उसके अलावा नहीं। इन कॉन्सिक्वेंसेस एनी एक्ट डन और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉइड। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड में चले गए, वो भी ट्रांजैक्शन क्या होंगे, आपके वॉइड होंगे। तो अदरवाइज में हमने लिखा है ना, वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, वो वॉइड होगा। ये क्लियर हो गया? इनऑपरेटिव इन लॉ एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन दी कंपनी। क्योंकि वॉइड हो गया, इसके लिए कंपनी के ऊपर से कोई इंप्लीकेशन नहीं है, कंपनी बाउंड नहीं है उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यहां तक क्लियर है? On this account, a company can be restrained from employing its fund for the purposes other than those sanctioned by the memorandum। तो मेमोरेंडम में जो भी आपका ऑब्जेक्ट लिखा है, उस ऑब्जेक्ट के लिए ही आप क्या कर सकते हो, अपने कंपनी के फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट कुछ और लिखा है और आप फंड कहीं पे और यूटिलाइज करोगे तो चलेगा क्या? नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। तो जो आप मेंबर से पैसे लेते हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल हैज टू बी यूटिलाइज्ड only for the objects which are stated in the memorandum of association। यहाँ तक क्लियर है? Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one which is authorized to carry on। तो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्स एक्टिविटी लिखा है कि कंपनी एक्स एक्टिविटी कर सकती है,
सो कंपनी इज बाउंड बाय एक्स एक्टिविटी ओनली। अगर कंपनी वाइड एक्टिविटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को पावर ही नहीं है वाइड एक्टिविटी करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो जितने का पावर आपको दिया है, जो काम करने के लिए दिया है, लॉ के हिसाब से जितने का पावर आपको मिला है बाय योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी उतने ही काम करने के लिए लायबल है और बाउंड भी है, उसके बियॉन्ड जाके नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये है, अ कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड ऑन द अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन नॉर कैन इट स्यू ऑन इट। मतलब ना कंपनी के ऊपर कोई केस करेगा अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर, ना कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है फॉर एनी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। मतलब एनफोर्सिबिलिटी है क्या इसको? नहीं है। आप स्यू नहीं कर सकते, अदर पार्टी आपके पास स्यू नहीं कर सकती। सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट सा पढ़ा है आप लोगों ने, इट इज ओपन टू द पब्लिक इंस्पेक्शन, देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन वन डील्स विद अ कंपनी इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी, if in spite of this you enter into a transaction which is ultra vires the company, you cannot enforce it against the company। समझा आप लोगों को? तो कंपनी के पास एक्स काम करने का ट्रांजैक्शन पावर है, मैं कंपनी के साथ वाई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके आती हूँ, तो जो मेरा वाई काम करने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। मैं कंपनी के ऊपर स्यू नहीं करूंगी, कंपनी मेरे ऊपर स्यू नहीं करेगी, ना कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है, ना मुझको इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है, इन्फोर्सिएबल नहीं है। समझा? यहाँ पे गलती किसकी है, मेरी या कंपनी की? मेरी है ना, जो आउटसाइडर उसकी गलती है ना। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में है ना, एक प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन यही है कि कंपनी की गलती नहीं है, तो कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉइड ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो ट्रांजैक्शन गलत है, उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस का इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे जो लॉ है वो कंपनी को प्रोटेक्शन देता है, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। प्रोटेक्शन इज गिवन टू द कंपनी, नॉट टू द आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर्स की गलती है, आउटसाइडर डूबेंगे उसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट यहाँ तक नहीं? अब इसके बेसिस पे एक केस भी है और एक एग्जाम्पल भी। तो पहले एग्जाम्पल पढ़ ले, क्या लिखा देखो, इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म्ड सर्विसेज on such a contract or lent money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting it with by means of an injunction. तो अगर कंपनी के पास पावर नहीं किसी भी पर्सन से लोन लेने का, और कंपनी फिर भी लोन लेती है किसी भी पर्सन से, कंपनी के पास पावर नहीं है, कंपनी के मेमोरेंडम में प्रिस्क्राइब्ड नहीं कि कंपनी किसी से लोन ले सकती है, लेकिन फिर भी कंपनी ने किसी आउटसाइडर से लोन लिया, और जब कंपनी को आउटसाइडर ने लोन दिया तो आउटसाइडर को अपने पैसे भूल जाने पड़ेंगे। सिंपल है। उन्होंने बोला अगर आपने पैसे दे दिए हैं किसी वॉइड ट्रांजैक्शन पे, ऐसे ट्रांजैक्शन जो अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी है, तो आपको उस पैसे की रिकवरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया था, उसमें से कंपनी ने 80,000 यूज कर लिया, तो ये तो आपको मिलने से रहे, लेकिन जो बैलेंस 20,000 है ये आप रिकवर कर सकते हो बाय इंजंक्शन। कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ और कोर्ट को बोलो कि इस पे लिख के दे कि ये पैसे जो 20,000 बचे हुए ये यूज नहीं कर सकते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद आपको वो 20,000 रुपीज रिफंड मिल जाएगा। समझा? बाकी 80,000 गए पानी में। ज़्यादा क्लियर हो गया आप लोगों को? तो कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, क्योंकि ये खाली किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, कंपनी को प्रोटेक्शन दे रहा है, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम ओनर ऑफ द मनी विच इज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी, एज द लेंडर रिमेन्स द ओनर ही कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी इन स्पाइस if the ultra wires loans have been utilized in the meeting lawful debt of the company। अगर कंपनी ने क्या किया है, 1 लाख रुपए का लोन लिया विच वॉज अल्ट्रा वायर्स, लेकिन इस लोन को लेके कंपनी ने क्या किया, उसका जो लॉफुल
लाइबिलिटी था उसको पे ऑफ कर दिया, तो अब जिसका लाइबिलिटी पे ऑफ किया उसके प्लेस पे इसका नाम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देन द लेंडर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर्स पेड ऑफ, जिसका भी आपने पेमेंट किया है उसके शूज में किसका, उसके प्लेस पे किसका नाम आ जाएगा, इस लेंडर का नाम आ जाएगा जिसने पैसे दिए थे। एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू दैट एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी। क्लियर हो गया? अगर किसी और पर्पज के लिए लिया रहेगा तो भूल जाओ पैसे। इतना क्लियर है आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कंपनी को परमिट नहीं करता है करने के लिए, फिर भी कंपनी एंटर करती है, आउटसाइडर मेमोरेंडम चेक नहीं करता है, सो इट इज ऑल द मिस्टेक ऑफ आउटसाइडर ओनली। कंपनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था थर्ड पार्टी के पास, उसको देख लेना चाहिए था डॉक्यूमेंट, उसने नहीं देखा, ये इसकी गलती है। एंड वी एज अ लॉ विल प्रिज्यूम दैट द थर्ड पार्टी हैज द सफिशिएंट नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? होना भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई एक्ट जो अल्ट्रा वायरस है, जो अल्ट्रा वायरस करता है कंपनी को, उसको आप रेटिफाई भी नहीं कर सकते हो। रेटिफिकेशन मतलब इसको आप ऑफिशियलाइज कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी गलत है, आप उसको मेजॉरिटी या 100% शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो। बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे माइनर का अग्रीमेंट कभी रेटिफाई नहीं हो सकता, वैसे अल्ट्रा वायर्स वाला ट्रांजैक्शन भी रेटिफाई नहीं हो सकता। सो an act which is ultra vires the company being void cannot be ratified by the shareholders of the company. Sometimes the act which is ultra vires to be regularized by ratifying it subsequently. For instance, अभी यहाँ पे क्या बोला है, कभी कभी आप क्या कर सकते हो, रेटिफाई कर सकते हो। वो कभी कभी कब होगा, जब आप कंपनी के पावर के बियॉन्ड अंदर रहते हो। बियॉन्ड गया तो रेटिफाई पॉसिबल नहीं है, अंदर रह के काम किया, डायरेक्टर की पावर को एक्सीड किया लेकिन कंपनी के पावर के अंडर में है, तो इट कैन बी रेटिफाइड। आप इसके ऊपर चले गए तो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स। सो एग्जांपल दिया है, इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, अगर पावर्स डायरेक्टर्स जो है अपने पावर के बियॉन्ड के कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं। इफ इट अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स को भी क्रॉस करके गया तो आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी चेंज कर सकते हो। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इट इज डन इरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट। कंपनी के पावर के अंडर में है लेकिन आपने इरेगुलर तरीके से किया, सो दैट्स ओके, शेयर होल्डर क्या करेंगे, उसको वैलिडेट कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आप कंपनी के पावर के बाहर जाके काम करके आए तो नो, नथिंग कैन बी डन फॉर इट, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी हेल्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? अब एक केस हुआ था, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। ये केस हुआ था। इस केस के जो फैक्ट है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। केस के फैक्ट क्या लिखे हुए हैं, देयर इज अ वन कंपनी विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सम पर्सन व्हिच इज नोन एज रिचे, और बाद में उसको मालूम पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है अल्ट्रा वायर से, कंपनी बोलती है मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, तो रिचे क्या करता है, सॉरी रिचे नहीं, कंपनी क्या करती है, केस फाइल करती है। मेरा सीपीयू हैंग हो गया है। Some transaction has happened between the parties for which they have filed a suit against each other. ठीक है, अब पहला देखो फैक्ट क्या दिया है केस का। केस का फैक्ट क्या बोला है, there is one company with the following main objects। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, to make, sell, lend on hire railway carriage and wagons। जो रेलवे डब्बे होते हैं उसको बनाना, उसको बेचना और उसको हायर पे देना, ये पहला ऑब्जेक्ट है कंपनी का। क्लियर है? तो रेलवे होती है अपनी, छोटे छोटे बोगी होते हैं उसके, तो बोगी बनाना, हायर पे देना, उसको बेचना, ये क्या है, कंपनी का पहला काम है। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। मैकेनिकल इंजीनियर पता है ना आप लोगों को, वो इंजीनियर जिनको, ठीक है, जो भी इंजीनियर है मैकेनिकल इंजीनियर, उनका वो क्या करेंगे, वो वाला काम करेंगे जो मैकेनिकल इंजीनियर काम करता है, मतलब गाड़ी वगैरह ठीक करना ही काम है उनका, तो वो काम करेंगे। और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके रिलेशन में कुछ भी रहेगा तो वो बेसिक से चीजें भी करने वाले हैं। तीसरा,
परचेस, लीज, सेल एंड वर्क माइंड। वर्क माइंड पता है ना आपको, माइंड में काम करने के लिए। तो जो वर्क, इसको क्या करेंगे हम लोग, परचेस भी करेंगे, सेल भी करेंगे, या लीज पे भी रख देंगे। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। और लास्ट का ऑब्जेक्टिव है टू परचेस एंड सेल एज अ मर्चेंट एंड एजेंट कोल, टिम्बर एंड मेटल्स एक्सेट्रा। क्योंकि आपको कैरेज बनाना है, वेगन बनाना है, तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें लगने वाली है। तो आप इससे भी क्या करोगे, डील करोगे। तो ये 4 ऑब्जेक्ट समझे आप लोगों को। जनरली रेलवे के रिलेशन में बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 ऑब्जेक्ट के साथ एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी। इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो रिचे के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स रिचे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, and the company further ratified this act of the directors by passing a special resolution। तो 2 चीजें हो गई यहाँ पे। पहले तो इनके जो 4 ऑब्जेक्टिव थे वो 4 ऑब्जेक्टिव है। डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, इन्होंने क्या किया, रिचे के साथ एक क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। रिचे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है कि ये लोग क्या करेंगे, एक रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन होना है, कंस्ट्रक्शन जो होना है उसको फाइनेंस करेंगे। क्या करेंगे, उसको फाइनेंस करेंगे। मतलब रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। रेलवे लाइन कहीं तो कंस्ट्रक्शन में चालू है, उसके लिए जो फाइनेंस लगने वाला है वो फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, पहला पॉइंट क्लियर है। देखो फिर से पढ़ो। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिचे for financing the construction of a railway line in Belgium, and the company further ratified this act of the directors by passing a special resolution। अब यहाँ पे एक तो पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई भी किया गया। रैटिफाई किया गया मतलब ऑफिशियलाइज किया गया है। रैटिफाई आप कब करोगे, जब आपके पावर के अंदर होगा या पावर के बाहर जाएगा। हाँ, तो कंपनी के बिहाफ में जो डायरेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है रिचे के साथ, क्या वो कंपनी के पावर के अंदर था, नहीं, वो उनके पावर के बियॉन्ड था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करवा दिया मेंबर से कि भाई हमने तो पावर के बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, नाउ व्हाट यू डू, इसको ऑफिशियलाइज कर दो। और मेंबर्स ने क्या किया, अप्रूवल दे दिया। और मेंबर्स ने क्या पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ और इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर दिया। यहां तक क्लियर है। कौन किसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी रिचे। However, company repudiated the contract as being ultra wires। आगे जाके कंपनी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया। क्यों रेप्यूडिएट किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड जाता है तो वो अल्ट्रा वायर्स है। कोई वैलिडिटी उस ट्रांजैक्शन की है ही नहीं। और अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन में कंपनी को प्रोटेक्शन मिलना है, बराबर की नहीं। और उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो क्या, 100% रेजोल्यूशन देके भी रेटिफाई करवा सकते हो क्या, नहीं। डायरेक्टर की पावर के बाहर, कंपनी की पावर के अंदर तो आप रेटिफाई करवा सकते हो। अभी ये क्या हुआ है, डायरेक्टर की पावर के बाहर, कंपनी के पावर के बाहर भी गए तो उसको आप रेटिफाई भी करवा नहीं सकते हो। यहां तक क्लियर है। तो कंपनी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया एंड रिचे ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक समझा आपको। कंपनी ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अल्ट्रा वायर्स, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। और रिचे ने क्या किया, केस फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट में फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ब्रीच हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट का, बराबर। हिज कंटेंशन वाज दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। रिचे क्या बोल रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं था, मैंने जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैसे वैलिड है, तो वो बोलता है ये जो आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है ना, सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ वो इस वर्ड के अंदर फॉल होता है, इसके लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इट इज नॉट अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो तुमको क्या बोलने का ट्राई कर रहे हो। तुम मुझको बताओ तुम्हारी बुद्धि को यूज करके, क्या वो जो अपना पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है क्या वो सही है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर में फाइनेंसिंग इंक्लूड हो सकता है क्या,
हाँ या ना? देयर कैन बी आइदर यस और नो. व्हाट डू यू थिंक? एसीपी प्रद्युमन बन चुका है ये. क्या क्या लग रहा है? जनरल कॉन्ट्रैक्टर में कैन यू इंक्लूड द वर्ड फाइनेंसिंग? नो. जब भी आपको ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट, जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है ना, जब आप इसको इंटरप्रेट करते हो ना, आपको ये वर्ड को इंडिपेंडेंटली पढ़ना अलाउड नहीं है. दिस वर्ड, क्योंकि ये बहुत ही वेग है अपने आप में, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वेग है ना, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है. बट अगर किसी सेंटेंस के साथ लिखा होता है तो आपको इस वर्ड को उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है. तो यहाँ पे क्या बोला है? मैकेनिकल इंजीनियर्स ना. तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के रिलेशन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके बारे में बात किया है जनरल कॉन्ट्रैक्टर. इट इज नॉट जनरल वाला जनरल कॉन्ट्रैक्टर की जिसको मन किया उसको इसमें इंक्लूड कर दिया. समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर इसमें तो आप बोलोगे इसमें तो कंस्ट्रक्शन वाले भी आ जाएंगे. जनरल बोला है ना, तो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी आ जाना चाहिए इसके अंदर. ऐसा है क्या? लेकिन नहीं. आप जब आप लॉ को कवर पढ़ते हो तो आपको सिंगल सिंगल वर्ड को इंटरप्रेट नहीं करना था. यू हैव टू इंटरप्रेट इट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, कि पूरे सेंटेंस में क्या बोलना चाहता है और उसका क्या मीनिंग निकलता है, उसके ऊपर आपको उसको इंटरप्रेट करना है. तो यहाँ पे जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का वर्ड लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन इस वर्ड के साथ जाना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर के साथ में. लेकिन रिचे ने क्या किया है? इस वर्ड को इंडिपेंडेंटली इंटरप्रेट कर रहा है, कुछ एकदम हल्का सा इंटरप्रेट कर रहा है. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मोर एंड और क्या लिखा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्ड के अंदर है, एंड हेंस इट इज विद इन इट्स पावर. मोर ओवर इट हैड बीन रैटिफाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स. उसने क्या बोला? अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ओके, चलो मान लिया मैं भी, ठीक है गलत है, लेकिन आपके मेंबर्स ने रैटिफाइड तो किया था उस ट्रांजैक्शन को, कि हाँ हम इस ट्रांजैक्शन को ऑफिशियलाइज करते हैं, बराबर की नहीं. लेकिन लॉ क्या बोलेगा? रैटिफिकेशन जो कंपनी के पावर के बाहर जाता है उसका वैलिड होता ही नहीं है, अवॉइड ही माना जाएगा. However, it was held by the court that the contract is null and void. कोर्ट ने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? null and void है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. It is said that the term general contractors was associated with the mechanical engineer. ये इसके association में था वर्ड. That is, it had to be read in connection with the company's main business. कंपनी का मेन बिजनेस क्या है उसके कनेक्शन में ही आपको इसको रीड करना है. इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाज नॉट सो इंटरप्रेटेड, अगर हम उसको उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे, इट वुड ऑथराइज टू मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी काइंड और एवरी डिस्क्रिप्शन. तो हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर फॉल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मरीन एंड फायर इंश्योरेंस ऑल्सो. तो हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए जो इसका एसोसिएटेड वर्ड है उसके साथ ही आपको इस वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को इंटरप्रेट करना था. और जब आप उस तरीके से इंटरप्रेट करते हो तो जो आपका फाइनेंसिंग वाला बिजनेस है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है. हेंस द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स नल एंड वॉइड. क्लियर हो गया? यहाँ पर सब क्लियर है आप लोगों को? देखो आगे बोल्ड लाइन में क्या लिखा है, देखो, an ultra vires contract can never be binding on the company. कभी भी बाइंडिंग नहीं हो सकता. It cannot be intra vires by the reason of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay और ratification. इनमें से किसी भी तरीके से आप इसको रेटिफाई करके वैलिड नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो. क्लियर हो गया? और फिर यहाँ पे उन्होंने क्या करके दिया है? अल्ट्रा वायर्स का समरी बना दिया है. यहाँ तो समझा आप लोगों को अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन. अब यहाँ पे जो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है उसका समरी यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है. तो यहाँ से आप पहले पढ़ोगे, जब कोई एक्ट परफॉर्म होता है जो लीगल है लेकिन ऑथोराइज नहीं है ऑब्जेक्ट के थ्रू बाय द मेमोरेंडम, यह हमेशा क्या होगा? अल्ट्रा वायर्स होगा कंपनी को. और ये क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा ट्रांजैक्शन. दूसरा क्या है? अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन को आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट. यूनानिमस कंसेंट का मतलब होता है 100% कंसेंट आने के बाद, मतलब सारे के सारे मेंबर ने आपको अप्रूवल दिया फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा? रेटिफाई नहीं होगा. तीसरा क्या बोलता है? अगर अल्ट्रा वायर से डायरेक्टर्स के पावर्स को, लेकिन इंट्रा वायर से कंपनी के पावर को, मतलब कंपनी के पावर के अंदर है
डायरेक्टर की पावर के बाहर गया, तो क्या इसको आप रेटिफाई कर सकते हो? यस, सो कैन बी ratified by the members by passing a resolution in the general meeting. यहाँ तक क्लियर है? If an act is ultra vires the article, अगर आर्टिकल के बाहर जा रहा है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो आप आर्टिकल को क्या कर दो, चेंज कर दो, आर्टिकल चेंज करो और उसको क्या करो, वैलिड कर दो बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? इसका डिसएडवांटेज क्या लिखा है देखो, डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स। ये किसको प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, हाँ, ये क्या कर रहा है, जो मेन एडवांटेज है उसको आउटवेट कर रहा है, मतलब उसके बाहर जा रहा है। तो जहां पे हम जनरली आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, वहां पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनसाइडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। Although it may be useful to the members in restraining the activities of the directors, it is only nuisance insofar as it prevents the company from changing its activity in direction which is generally agreed by all. ये सब चीजें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब ज्यादा करके अब इस जो अल्ट्रा वायर्स का जो प्रोविजन है वो वैलिड भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, क्योंकि अब अगर मुझको लगता है मुझे कोई काम करना है, मेरे मेमोरेंडम में उसका पावर नहीं दिया है, तो लोग पहले क्या करते हैं, मेमोरेंडम चेंज करते हैं, विच इज वेरी इजी टू चेंज द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम चेंज करो, उसके बाद अपने पावर्स जो आपको करने का उसको इंक्लूड कर दो, और फिर क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। तो नल एंड वॉइड का सिचुएशन आता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स हो जाए उसका सिचुएशन भी आता नहीं है। फिर उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कि आपके मेमोरेंडम में जो चीजें लिखी गई है वो एक्चुअल में कैसे फॉलो होगी, एक्चुअल में कैसे कंप्लाई करना होगा, वो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। तो अपने जो कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स है वो कैसे होने चाहिए मैनेज, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। सो व्हाट का आंसर अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है कि कंपनी के क्या क्या पावर्स है, तो हाउ का आंसर आपको आर्टिकल देता है कि कैसे इस पावर को यूटिलाइज करना है, कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपको कहां पे मिलेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ लो खाली, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट द बायलॉज ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू विच द डायरेक्टर्स एंड द अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। कि आप अपने फंक्शंस, अपने ड्यूटीज कैसे फुलफिल करोगे वो इसमें लिख के बताया रहेगा। एज रिगार्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द company, its accounts and its audit, and it is important therefore that the auditor, तुम्हारी बात चल रही है, auditor should study them and while doing so he should note the provisions there in respect of the relevant matters। तो AOA आपका पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। AOA पढ़ते तो आपको कोई भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करना चाहिए, तो यू हैव टू चेक दैट ऑल्सो। उसका नोट भी बनाना है और उसको चेक भी करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेक्शन नंबर 5 नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको घर पे बैठ के पढ़ोगे, घर पे बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें अगर डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल, तो जनरली पूछते नहीं है, बट स्टिल यू कैन रीड इट वंस इन योर होम। घर पे बैठ के पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल। डिस्टिंक्शन, आपको मेमोरेंडम पता है क्या होता है, तो जो मेमोरेंडम नहीं है वो क्या है आपके लिए? आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होता है उसका ब्रीफिंग दिया हुआ है आपको, आप खाली एक बार जाके उसको पढ़ लेना। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक है जो इस पूरे यूनिट का, इस पूरे चैप्टर का, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मतलब क्या होता है? अंदर वाला, बराबर की नहीं। इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, तो इंडोर का मतलब होता है अंदर वाला ना।
ठीक है। तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि आर्टिकल्स हमको क्या बताता है, प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशन, कैसे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स आपको मैनेज करना है। तो उसके रिलेशन में इन्होंने क्या बना दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट बना दिया है कि अगर कंपनी को कुछ प्रोसेस फॉलो करना है किसी भी काम को करने के लिए, और कंपनी उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है, निग्लेक्ट दिखाती है, तो आउटसाइडर को हम बेनिफिट देंगे, क्योंकि आउटसाइडर कंपनी के अंदर मैटर कैसे हो रहा है वो आके देख नहीं सकता है। वो क्या प्रिज्यूम करेगा, जैसे लॉ प्रिज्यूम करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, उसमें जो लिखा है आप पढ़ लियो, आप समझ लियो, इतना मान लेता है लॉ, प्रिज्यूम कर लेता है कि नहीं। वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपकी प्रोसेस लिखे हुए हैं, तो आउटसाइडर ये अज्यूम करेगा कि आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, आपने इस मेथड को अप्लाई किया है। अब अगर इन रियलिटी आपने नहीं किया है तो वो किसकी गलती है, किसकी गलती है, बोलो आप जोर से बोलो। कंपनी की गलती है। तो क्या मैं आउटसाइडर को रिस्पॉन्सिबल कर सकती हूँ कंपनी की गलती के लिए, नहीं। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आउटसाइडर, सॉरी यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। आउटसाइडर को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया। सो इट इज एन अपोजिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कंपनी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर्स। डन। दो चीजें समझे आपको, दो डिफरेंस समझा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट का। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है आपको पता है ना, जहां पे आउटसाइडर्स will be presumed to have read the content of memorandum and the article and all other documents which are filed with the ROC. प्रिज्यूम किया जाएगा ना कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। यहाँ पे ये इसका क्या है, एक्सेप्शन दिया गया है। बोला कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम प्रिज्यूम करते हैं कि आउटसाइडर क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। इंडोर मैनेजमेंट में ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। द अफोर्सेड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस does in no sense mean that outsiders are deemed to have the notice of the internal affairs of the company. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यही बोलता है कि तुम्हारी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स कैसे हो रहे हैं, हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसका आउटसाइडर को नॉलेज नहीं हो सकता, और ना ही आउटसाइडर लाइबल है ये जानने के लिए कि तुमने अपने इंटरनल अफेयर्स प्रॉपरली किए हैं या नहीं किए। ही हैज ऑल द राइट टू प्रिज्यूम दैट द गिवन इंटरनल अफेयर्स हैज बीन फॉलोड बाय द कंपनी। सो constructive notice in no sense mean that outsider are deemed to have the notice of the internal affairs. outsider को internal affairs के बारे में बिल्कुल भी notice नहीं होगा। For instance, if an act is authorized by the article or the memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. जैसे हम अज्यूम करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में कि जब आप किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हम मान लेंगे कि आपके पास क्या है, कंपनी का मेमोरेंडम का और आर्टिकल का नॉलेज है, उसके बाद आपने डिसीजन लिया है काम करने का। तो यहाँ पे बोला है आउटसाइडर विल प्रिज्यूम कि जो भी एक्ट ऑथोराइज्ड है, लेकिन वो एक्ट क्या होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। जो भी एक्ट ऑथोराइज्ड है बाय आर्टिकल और बाय मेमोरेंडम, उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी इंटरनल फॉर्मेलिटीज है वो कंपनी ने फॉलो किया होना चाहिए। तो आउटसाइडर अज्यूम करेगा कि कंपनी ने वो फॉर्मेलिटीज को फॉलो कर लिए। समझा आप लोगों को। वो जाके पूछेगा नहीं आपको कि सर आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया क्या, बोर्ड की मीटिंग बुलाई क्या, अप्रूवल आया क्या इतने लोगों का, नहीं, वो पूछेगा नहीं। वो क्या बोलेगा, आई विल प्रिज्यूम दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज to do that particular act. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। This can be explained with the help of landmark case, the Royal British Bank versus Storcott.
इसी को ऑल्टरनेटिवली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को ऑल्टरनेटिवली बोला जाता है द टॉरकॉन रूल। मतलब ये केस इतना फेमस है इंडोर मैनेजमेंट के लिए कि वो लोगों ने केस का अल्टरनेटिव नाम भी दे दिया और बोला ये जो मिस्टर टॉरकॉन है, टॉरकॉन का रूल हम बोलेंगे इसको इंडोर मैनेजमेंट को। यहाँ तक क्लियर है? छोटी मोटी केस नहीं, बहुत बड़ी केस की बात चल रही है। आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू गाइस। एम आई? हाँ हाँ कि ना? जोर से बोलो। तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझ में आ गया क्या है? एटलीस्ट बेसिक से ओवरव्यू आ गया कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जितना बेसिक आपको समझा बस उतना बेसिक ही है वो। समझा आप लोगों को? दो तीन चीजें हैं। आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते कि आउटसाइडर को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स का नॉलेज हो, बराबर। सो आउटसाइडर विल प्रिज्यूम कि जो भी एक्ट है ऑथोराइज्ड है बाय आर्टिकल एंड बाय मेमोरेंडम, एंड उस एक्ट को करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आपने फुलफिल कर दी है। ऐसा प्रिजम्पशन लेके चलेंगे हम लोग, बराबर कि नहीं? तो इसको एक केस में एक्सप्लेन किया गया है और केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉरकॉन का। अभी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जाग के केस को सुनना है। आपकी आंखें, कान और दिमाग तीनों खुला होना चाहिए। देख लो ओपन है क्या सब कुछ? सब ओपन है? कान, आंख, दिमाग नहीं ओपन है तो ऐसे ऐसे करो, ओपन हो जाएगा। ठीक है? ओके, आई विल रीड द केस एंड आई विल एक्सप्लेन यू द केस। बड़ा केस है, डर लगता है बोलने के लिए, तो मैं आपको इसके साथ ही बता दूंगी। देखो क्या क्या है, सुनो। मिस्टर टॉरकॉन was the official manager of the insolvent Cameron's, Colebrook, Steam Coal and Swansea and Lore Railway Company। मैं क्या पढ़ूंगी? सिर्फ कंपनी। ठीक है? तो जो टॉरकॉन भैया है ये क्या है? ऑफिशियल लिक्विडेटर है। ऑफिशियल लिक्विडेटर किसके? एक रेलवे कंपनी के, जो क्या हो चुकी है? इंसॉल्वेंट हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप लोग तो क्या स्मार्ट लोग हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखो ये टॉरकॉन भैया है, मैं टी लिख देती हूँ। ये कौन है? ऑफिशियल लिक्विडेटर है, बराबर। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर है, किसके लिक्विडेटर है? एक कंपनी के, जो रेलवे कंपनी है। ठीक है? और ये रेलवे कंपनी क्या हो चुकी है? इंसॉल्वेंट हो चुकी है। यहां तक समझा आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया? तो पहली लाइन समझो और ड्रॉ कर लिया मैंने। पहली लाइन में मैंने पढ़ा टॉरकॉन एक भैया है जिन्होंने क्या, जिनको अपॉइंट किया गया है एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। कौन सी कंपनी का? तो रेलवे कंपनी, जो क्या हो चुकी है? इंसॉल्वेंट हो चुकी है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? पहली लाइन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने लिख दी, मैंने डायग्राम भी बना दिया। आप लोगों को भी अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती है या इंटरप्रेट करने में डिफिकल्ट होता है तो डायग्राम बनाओ, लाइन पढ़ पढ़ के आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ू। आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने? देखो इधर देखो। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लॉ है 1844 का, उनकी जो कंपनीज एक्ट है उस कंपनी में ये क्या हुआ है? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर्ड कंपनी है। द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड ऑफ 2000 यूरोज टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये कंपनी ने क्या किया है? एक बॉन्ड दिया है। बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? रुपीज नहीं है नालायक, यूरोज है। कितना? 2000 यूरोज का बॉन्ड दिया है। किसको? रॉयल ब्रिटिश बैंक को। रॉयल ब्रिटिश बैंक को क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने दिया है बॉन्ड 2000 यूरोज का। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ऑल क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। Which secured the company's drawings on its current account। Secure the company's drawing on the current account का मतलब ही क्या है? ये लोगों ने, जो कंपनी है
कंपनी ने क्या लिया है बैंक से, कंपनी ने बैंक से लिया है ओडी की फैसिलिटी, सीसीओडी जो फैसिलिटी होती है वो फैसिलिटी लिया है। तो ये फैसिलिटी को सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया है, 2000 का बॉन्ड दिया है, बराबर कि नहीं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो जनरली इंडिया में क्या होता है, स्टॉक एंड डेटर्स को यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, जहां पे उसके बदले में आपको मिलता है विड्रॉल करने के लिए सीसीओडी में, ठीक है। तो कंपनी को क्या चाहिए था, सीसीओडी फैसिलिटी चाहिए थी और सिक्योरिटी कुछ देना पड़ता था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2000 यूरोस का जो बॉन्ड है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी। मतलब बॉन्ड पे जितनी भी रिक्वायरमेंट चीजें होनी चाहिए सब है, कंपनी का स्टैंप है, डायरेक्टर की साइन है, सीएस की साइन है। इसका ये मतलब है कि बॉन्ड ऑथोराइज्ड है, बॉन्ड वैलिड है, वैलिड बॉन्ड कंपनी ने किसको दिया है, बैंक को दिया है। यहां तक क्लियर है। When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, the directors only had a power to borrow up to an amount authorized by the company resolution. जब बैंकर्स ने स्यू किया कि भैया इस बॉन्ड के बदले में आप कभी इंसॉल्वेंट हो चुके हो तो हमको तो हमारे पैसे रिकवर करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को लिक्विडेट करेंगे और पैसे निकालेंगे अपने। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हमारे जो डायरेक्टर्स है ना, हमारे जो इस कंपनी के हमारे जो इस कंपनी के जो डायरेक्टर है, इन डायरेक्टर के पास एक एक्स अमाउंट का ही अथॉरिटी है लोन लेने का। इन्होंने अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी है। यहां तक ठीक है। A resolution had been passed but not specifying how much the directors could borrow. तो इनके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स के पास बोरोइंग पावर है। इनके जो आर्टिकल्स है, इनका मतलब कि इनका ये जो कंपनी का AOA है, इसमें क्या है, पावर्स है, पावर टू बोरो है। मतलब डायरेक्टर्स के पास क्या है, बोरोइंग का पावर है, लेकिन कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं, तो ये जो अमाउंट है ना वो स्पेसिफाई नहीं किया है। अमाउंट में क्या लिखा है, उनके आर्टिकल में क्या लिखा है कि आप कितना अमाउंट बोरो कर सकते हो, जितना आप बोर्ड रेजोल्यूशन में पास करोगे उतना आप बोरो कर सकते हो, डायरेक्टर्स जितना ऑथराइज करेंगे उतना बोरो कर सकते हो। कितना अमाउंट वो स्पेसिफाइड नहीं है। कितना बोरो कर सकते हो, तो आप लोग क्या करो, मीटिंग ले लो और बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो और जो भी रेजोल्यूशन में अमाउंट आएगा वो अमाउंट की बोरोइंग कर सकते हैं हम लोग। समझ रहे क्या हो रहा है। तो अब तक क्या हुआ है, एक कंपनी है जिसको क्या चाहिए था, सीसीओडी फैसिलिटी चाहिए था। इसके लिए उसने क्या किया, एक ड्यूली ऑथोराइज्ड बॉन्ड जो है बैंक में डिपॉजिट किया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2000 पाउंड से 2000 यूरोज है। और उसके बदले में क्या कर रही है, बैंक उसको सीसीओडी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जब बैंक ने इस बॉन्ड को ये करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए जब स्यू किया कंपनी के ऊपर, तो कंपनी बोलती है कि देखो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको अथॉरिटी तो है, आर्टिकल्स ने अथॉरिटी दिया उनको कि आप पैसे बोरो कर सकते हो बैंक से, लेकिन कितना बोरो कर सकते हो, तो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग लेंगे, मीटिंग में रेजोल्यूशन में जितना अमाउंट वो लोग बताएंगे उतना अमाउंट का लोन ले सकता है कंपनी, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग पास करी है, लेकिन उन्हें बोर्ड रेजोल्यूशन में अमाउंट मेंशन नहीं किया है कि कितना अमाउंट का आपको लोन लेना चाहिए या कितने अमाउंट की अथॉरिटी है एक डायरेक्टर के पास लोन देने की, सॉरी लोन रिसीव करने की। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास तो किया, लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं किया कि हम इस डायरेक्टर को कितने रुपए का लोन लेने के लिए ऑथोराइज कर रहे हैं, वो मेंशन नहीं किया है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, सबको क्लियर है यहां तक। अब आगे क्या लिखा है, इट वॉज हेल्ड और इट वॉज डिसाइडेड, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, दैट द बॉन्ड वॉज वैलिड। कोर्ट क्या बोल रही है, बॉन्ड वैलिड है। क्यों वैलिड है, दो डायरेक्टर ने साइन किया, एक सेक्रेटरी ने साइन किया, कंपनी का उस पर स्टैंप है। अब यहाँ पे इंटरनल इरेग्युलरिटी अराइज हुई ना, हाउ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि बोर्ड रेजोल्यूशन में आपको अमाउंट स्पेसिफाई करना है कि एक डायरेक्टर के पास कितना बोरिंग पावर है, कितना बोरिंग कर सकता है। आपने नहीं किया तो ये कंपनी की गलती है ना, कंपनी ने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया, ये क्या बैंक की गलती है, बैंक की गलती है कि कंपनी ने अपने बोर्ड रेजोल्यूशन में अमाउंट मेंशन नहीं किया।
नहीं, बैंक की गलती नहीं है। और बोर्ड रेजोल्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आरओसी पे फाइल नहीं होता है, क्योंकि वो बोर्ड का इंटरनल मैटर है। तो एनीवेज यू कैन नॉट से कि बैंक को प्रिज्यूम करना चाहिए कि ये लोगों ने अमाउंट मेंशन किया। हाउ, कैसा? बैंक बोलेगी तुम्हारे आर्टिकल में जो लिखा है, मैं आर्टिकल फॉलो कर रहा है, आर्टिकल में लिखा बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए, हाँ है। आर्टिकल में लिखा अमाउंट स्पेसिफाई करने का, तुम स्पेसिफाई नहीं करो, तुम्हारी गलती है, मैं क्यों अज्यूम करूं सारी चीजें, और हर बार मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल रहूं? तो यहाँ पे बैंकर की गलती नहीं है ना, यहाँ पे किसी गलती है कंपनी की। तो क्या इस सिनेरियो में कंपनी बोल सकती है जो बॉन्ड हमने जो दिया है आपको ये 2000 यूरोज का, वो बॉन्ड वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, इसके आप उस बॉन्ड को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, लिक्विडेट नहीं कर सकते, अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकती है क्या कंपनी? नहीं। ऐसा बोला उन्होंने तो कोर्ट ने क्या बोला, गलत बोल रहे तुम लोग, औकात में रह के बात करो। ये बॉन्ड जो है क्या है, बॉन्ड वैलिड है। सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक वुड एनफोर्स द टर्म्स, इसके लोग क्या कर सकती है, बैंक एनफोर्स कर सकती है। एंड इट्स ही सेड दैट the bank was deemed to be aware that the directors could borrow only up to the amount resolutions allowed and articles of association were registered with the companies so that the constructive notice, तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड है तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, तो बैंकर को इतना पता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि बोर्ड रेजोल्यूशन में जितना अमाउंट रहेगा उतनी की बोरिंग पावर है उनके पास, बराबर की नहीं। और मैंने आपको बताया कि बीआर कहीं पे फाइल होता नहीं है, इसके लिए बीआर का आप बोल नहीं सकते कि तुमने अमाउंट लिखा या नहीं लिखा, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बैंकर तो ये अज्यूम करेगा तुम्हारे आर्टिकल में लिखा था ना, तो मैं अज्यूम करेगा कि तुमने बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल भी किया है, मतलब तुमने बना बोर्ड रेजोल्यूशन लिया भी है, और उसमें तुमने अमाउंट भी स्पेसिफाई किया कितने का लोन एक डायरेक्टर बोरो कर सकता है। अब इन रिलेटेड तुमने नहीं मेंशन किया तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो विच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास बिकॉज दीज वर नॉट रजिस्टरेबल, तो बैंक को उसका नॉलेज नहीं रहेगा। एंड द बॉन्ड वॉज वैलिड बिकॉज देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग, तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में ध्यान देने की बैंकर को जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एन इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम। ये लाइन लिख के आना अगर आएगा तो, कंपनी का इंडोर अफेयर जो है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल जो है वो कंपनी का प्रॉब्लम है, आउटसाइडर का प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी ने अगर गलती की है तो कंपनी भुगतान करेगी, आउटसाइडर भुगतान इसका नहीं करेगा। तो आउटसाइडर कैन एनफोर्स द बॉन्ड एंड रिकवर हिज अमाउंट। समझा आप लोगों को भी टॉरकॉन रूल? अच्छा, जब मैं कंपनी की बात करती हूँ तो ये कंपनी में कौन है, ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर था इनका, इसका नाम क्या है, टॉरकॉन। जो इस केस को प्रेजेंट कर रहा था उसने प्रेजेंट किया है, इसके लिए इस केस को क्या बोलते हैं, टॉरकॉन रूल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया? समझा आप लोगों को सिनेरियो क्या हुआ है? किसी को डाउट है इस केस में? अनुज, प्रेम, सुप्रिया, डाउट है? नहीं ना, मतलब ऑल क्लियर है, बेसिक बेसिक था। डायग्राम आप लोगों ने आई होप बना लिया होगा मेरे साथ ही साथ, तो डायग्राम बना लिया तो आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसका एक्सेप्शन भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये बोलता है कि अगर इंटरनल इरेगुलरिटीज होती है तो भी आउटसाइडर इसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्सेप्शन ये बोलेगा ना, पहले क्या नॉर्मल लॉ क्या बोलता है, आउटसाइडर को हम प्रोटेक्शन दे रहे, लेकिन अभी आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सो यू विल नोटिस दैट द अफोरमेंशन्ड रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट is important to person dealing with the company through its director or other person। तो आप डायरेक्टर के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एंड दे आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स और द अदर ऑफिसर of the company are validly performed if they are within the scope of their apparent authority, so long as an act is invalid under the article if done in particular manner, outsiders dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required। कोई एक्ट जिस मैनर में करना था जो आर्टिकल में लिखा हुआ, तो आउटसाइडर अज्यूम करेंगे कि उस मैनर में आपने उस एक्टिविटी को कंडक्ट कर लिया है। लेकिन द अबव मेंशन्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हैज लिमिटेशन ऑफ इट्स ओन, दैट इज टू से इट इज एन इनएप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। इंडोर मैनेजमेंट नीचे वाले के दिए केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो पहला उन्होंने क्या बोला है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इररेगुलरिटीज।
आपको पता था कि यहाँ पे इरेगुलरिटी है, फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी। आपको पता है यहाँ पे दाल में काला है, फिर भी अगर आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ली है। अब इसके लिए कोई भी आपको बचा नहीं सकता, आपको ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आउटसाइडर इसका प्रोटेक्शन नहीं ले सकता। पहला पॉइंट क्लियर है, सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं। कि अगर जो भी आउटसाइडर है उसको एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इरेगुलरिटीज का, उसको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे दाल में कुछ काला है, या फिर उसको किसी ने बताया कि देख भाई संभाल के ट्रांजैक्शन करे, कंपनी बहुत फ्रॉड करती है, फिर भी आपने किया, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है। अगर आपके पास नोटिस होगा इरेगुलरिटी का। यहाँ पे दो केस दिया है, दोनों ही केस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं रीड करती हूँ तुम्हारे लिए। हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका जिसके साथ केस हुआ था, वेयर द डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इश्यू ऑफ डिबेंचर टू देमसेल्व्स बिकॉज दे शुड हैव नोन that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting which they had not obtained। मतलब जब डायरेक्टर्स कंपनी को लोन देते हैं तो देयर इज सर्टन लिमिट्स कि आप इतने ही लोन दे सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स ने क्या किया है, डिबेंचर इश्यू कर लिया है अपने नाम पे। मतलब डायरेक्टर्स एक एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पे कंपनी डायरेक्टर को डिबेंचर इश्यू कर रही है, तो डायरेक्टर जो है डिबेंचर परचेज कर रहा है और कंपनी को पैसे दे रहा है। काइंड ऑफ अ शेयर परचेज करो, पैसे दो। वैसे लोन अगर डिबेंचर के फॉर्म में लेना है तो डायरेक्टर क्या देता है, पैसा देता है और डिबेंचर परचेज कर लेता है। एक लिमिट होती है, एक लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है लिमिट की, इतना ही डायरेक्टर लोन दे सकता है कंपनी को। अब यहाँ पे आपने क्या किया, लिमिट से ज्यादा लोन दे दिया या डिबेंचर अपने आप को इश्यू कर दिया। नाउ द डायरेक्टर्स आर अनएबल टू जस्टिफाई व्हाई दे हैव गिवन एक्सेस लोन टू द कंपनी। तो यहाँ पे जब आप डायरेक्टर डिबेंचर होल्डर बन के आता है या कोई भी आउटसाइडर डिबेंचर है, उसको पता है कि कुछ लिमिटेशंस है, तो ही मस्ट हैव फॉलोड द रूल्स कि हाँ भाई इतने का ही मुझे लोन देना चाहिए या इतने का ही डिबेंचर लेना चाहिए। आपने इरेगुलरिटी दिखाई ना। और ये भी है कि अगर आप लिमिट से एक्सीड करके लोन देते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर का रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। आपने ये भी नहीं किया, मतलब आप क्या हो गए, इरेगुलरिटीज दिखा रहे हो, आपने जरा भी कंसर्न नहीं दिखाया, तो यहाँ पे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। डायरेक्टर बीइंग द थर्ड पार्टी आउटसाइड एज इन द केस ऑफ डिबेंचर होल्डर, उसको क्या होगा, कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये वाला मत पढ़ो, सिमिलर टाइप के बेसिस पे मत पढ़ो। लेकिन सस्पेक्शन ऑफ इरेगुलरिटी, यू आर सस्पेक्टिंग कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सस्पेक्शन आता है ना, ऐसा आपको डाउट लगता है कि यार करूं नहीं करूं, ऐसा डाउटफुल लग रहा है कि ये लोग शायद अच्छे लोग नहीं है। अगर आपको सस्पिशियस भी हो गया था तो आपको क्या करना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। सस्पिशियस होने के बाद भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट मींस आप पागल हो। आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पैसे डालूंगा तो मेरे पैसे चल जाने वाले, फिर आप वहां पैसे डाल रहे हो, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको पता था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी आपने किया वो काम, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, कंपनी नहीं। सो द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। जो केयरलेसली बिहेव करता है ना, डॉक्ट्रिन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make necessary inquiry। यहाँ पे बोल क्या रहे, अगर आप किसी भी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जनरल, तो कंपनी के नेचर से समझ में लगे कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे जैसे यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का काम है कंपनी का, क्या करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का है। अचानक से वो कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फ्रूट्स बेचने का। मतलब कैसे, तुम यहाँ पे रियल एस्टेट में हो, यहाँ तुम ट्रेडिंग में आ रहे हो, फ्रूट्स बेचने का काम करो, लग कुछ अलग ही लग रहा है, मतलब गड़बड़ सा लग रहा है, गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ लग रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है और तुम मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करो कुछ अलग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था, आपने केयरफुल नहीं हुए।
और आपने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या दिखाया, केयरलेसनेस दिखाया हुआ है, इसके लिए आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोटेक्शन ऑफ टॉर्क रूल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल वेयर द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर सस्पिशियस। जिस सराउंडिंग में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो भी क्या लग रहा है, सस्पिशियस ही लग रहा है। Therefore, invite inquiry and suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is purporting to act in a matter which is apparently outside the scope of his authority. Say for example, बैंक का एक मैनेजर है, एक बैंक है, बैंक में क्या रखा है उन्होंने, एक मैनेजर रखा हुआ है। अब बैंक में जो मैनेजर है उसके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एक लिमिट तक कोई ना कोई इसकी ड्यूटी होगी, बराबर की नहीं। अब जब इसकी ड्यूटी है, अब इसकी ड्यूटी क्या होगी जनरली, चलो बैंक नहीं आता, इसको मैं कंपनी बना दूं सिंप्लिसिटी के लिए। एक कंपनी है और कंपनी का मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर है, उसकी कुछ ड्यूटीज है। उसकी ड्यूटीज क्या है, रेगुलर अकाउंट्स अपडेट करना, काम करवा के लेना, ये सारी चीजें करना। अचानक से वो आता है, बोलता है मैं लैंड सेल करने वाला हूँ, कंपनी का लैंड, खुद का नहीं। तुमको लग नहीं रहा है कि शायद इसके पास अथॉरिटी नहीं हो सकती कंपनी का लैंड बेचने के लिए, क्योंकि लैंड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी एंटिटी के लिए। अब अचानक तुमको मैनेजर क्यों बेच रहा है ये, और अगर मैनेजर बेच रहा है तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, जिसपे लिखा है कि डायरेक्टर्स ने इसको ऑथोराइज किया है काम करने के लिए। ऐसा जिसके पास कुछ प्रेजेंट करने के लिए है ही नहीं, और बोलता है सर 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के, वरना आपको लैंड नहीं मिलेगी, हम किसी और को बेच देंगे। लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है इसके। 2 दिन में कौन जमीन खरीदता है, खरीदा तुम लोगों ने जिंदगी में 2 दिन में जमीन, कि आज देकर कल खरीद के आ गए, ऐसा होता है कभी नहीं होता। तो सस्पिशियस लग रहा है ना थोड़ा सा, कि थोड़ा सा तो दाल में कुछ काला है, इंक्वायरी करनी चाहिए। आपने नहीं किया इंक्वायरी, तो किसकी गलती है, आपकी गलती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, इन द केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी, द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड अ ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट। अकाउंटेंट से प्लेंटिफ ने, मतलब बायर ने, कंपनी का प्रॉपर्टी परचेस किया। अकाउंटेंट से तुम परचेस कर रहे हो प्रॉपर्टी, तुमको तो यही पता होना चाहिए कि इसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी है क्या, इसके पास अथॉरिटी है क्या वो काम करने की या नहीं। अकाउंटेंट का मतलब क्या है, तेरे ट्रांजैक्शन जो तो उसको रिकॉर्ड करो, मेंटेन करो। तुमको पावर किसने दिया जमीन बेचने का, प्रॉपर्टी बेचने का, कंपनी का। आना चाहिए डाउट, तुम पागल हो, तुमको डाउट ही नहीं आया, तुमने खरीद लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट किया ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट, द ट्रांसफर वाज हेल्ड वॉइड। तो प्रॉपर्टी क्योंकि प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हुई है, ऑथोराइज पर्सन ने किया नहीं है, इसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पे ही रहेगी, बायर को नहीं जाएगी। द प्लेंटिफ कुड नॉट हैव सपोज इन द एब्सेंस ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी दैट द अकाउंटेंट हैड अथॉरिटी टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। उसको अकाउंटेंट से क्या लेना चाहिए था, पावर ऑफ अटॉर्नी लेना चाहिए, कि भाई दिखाओ तुम, अगर तुम बोले तुम्हारे पास अथॉरिटी है, पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा दो मुझको भी बिलीव हो जाएगा और मैं ट्रांजैक्शन कर लूंगा आपके साथ। आपने ये मांगा नहीं, अकाउंटेंट से आपने परचेस कर लिया प्रॉपर्टी, पैसे भी गए, प्रॉपर्टी भी गई, खत्म जिंदगी तुम्हारी। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ रहे आप लोगों को। तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या दिखाया, केयरलेसनेस दिखाया, नेग्लिजेंस दिखाया, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला क्या था, पहला था एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेग्युलरिटी, और दूसरा क्या है, सस्पिशन ऑफ इरेग्युलरिटीज। अब तीसरी बात करते हैं, फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब चोरी करना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इरेग्युलरिटीज, मतलब कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए तो आपने फॉलो नहीं किया, आप चोरी करोगे तो उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। विच माइट अदरवाइज अफेक्ट द ट्रांजैक्शन बट इट कैन नॉट अप्लाई टू फॉर्जरी विच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी। मतलब फॉर्जरी किया रहेगा तो ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली नल एंड वॉइड माना जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और जो भी प्लेंटिव होगा उसको कुछ नहीं मिलना इस केस में। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, फॉर्जरी में इन सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूड द टॉर्कन रूल, इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। द ओनली क्लियर इलस्ट्रेशन इज फाउंड इन द रोबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल कंसोलिडेटेड। ये इस केस में, ये जो फॉर्जरी वाला कॉन्सेप्ट है इस केस में स्टैब्लिश हुआ है। In this case, the plaintiff was the transferee of a share certificate issued under the seal of the defendant companies.
अब यहाँ पे ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी मतलब कौन होगा और ट्रांसफरर कौन होगा, बताओ मुझको। हु इज ट्रांसफरर एंड हु इज ट्रांसफरी? ट्रांसफरर जो अपने शेयर्स बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बायर, सॉरी सेलर हो जाएगा, बराबर, ये सेलर है। तो ट्रांसफरी कौन हो जाएगा, बायर, मतलब जो ये शेयर्स को परचेज कर रहा है। क्लियर है? In this case, the plaintiff was a transferee of a share certificate issued under the seal of the defendant companies. तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी है, कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, कंपनी ने क्या किया है, ट्रांसफरी को शेयर सर्टिफिकेट दिया है। क्या दिया है? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब भी क्या होता है कि आप इस कंपनी में, इसमें लिखे गए शेयर्स के क्या हो, ओनर हो, बराबर कि नहीं, ये शेयर सर्टिफिकेट होता है। अब जो कंपनी है उसने क्या किया था, साइन और स्टैंप है ना चुराया था, फॉर्जरी किया था कंपनी ने, मतलब जो भी पर्सन ने सर्टिफिकेट इश्यू किया था उसने क्या किया था, फॉर्जरी किया था सिग्नेचर का। The company secretary who had affixed the seal of the company and forged the signature of the two directors and issued the certificate. तो यहाँ पे जो कल्प्रिट है, वो कल्प्रिट कौन है, इस कंपनी का कौन, सेक्रेटरी। इस कंपनी का जो सेक्रेटरी है, मतलब जो कस्टोडियल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसने क्या किया, साइन एंड स्टैंप क्या किया, फॉर्जरी किया, मतलब झूठी साइन झूठा स्टैंप कंपनी का चुरा के इसके ऊपर साइन लगा दिया, स्टैंप लगा दिया और ट्रांसफरी को शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। इन रियलिटी कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, उसने क्या किया, झूठे डॉक्यूमेंट बनाए और ट्रांसफरी को दे दिया। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो सेक्रेटरी, उसने क्या किया, साइन चुराया है, अथॉरिटी उसके पास नहीं थी फिर भी उसने वो ट्रांजैक्शन किया है, तो ये फॉर्जरी का केस है। इरेगुलरिटी नहीं, चोरी, चोरी ऑफ सिग्नेचर, नॉन वेलेबल ऑफेंस है ये, बहुत ही गंदा जाता है इसमें इंसान, कि आपने किसी की सिग्नेचर को चुराई है। ठीक है, तो हुआ क्या इसके आगे, उसने क्या किया, स्टैंप भी चुराया कंपनी का, और कंपनी के जो ऑथराइज्ड डायरेक्टर थे उनका साइन भी क्या किया, खुद ही चुरा के साइन कर दिया, और जो ट्रांसफरी है उसको क्या दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। The plaintiff contended that whether the signature were genuine or false was apart the internal management. plaintiff क्या बोल रहा है, बायर क्या बोल रहा है, ट्रांसफरी क्या बोल रहा है कि सिग्नेचर ओरिजिनल है या फॉल्स है, उससे मेरा लेना देना नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी, ऐसा प्लेंटिव बता रहा है। तो वो क्या चाहता है, इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन लेना चाहता है, एंड देयरफॉर कंपनी शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। और बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर फॉर्जरी हुई है, आपकी कंपनी का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी ये नहीं बोल सकती है कि ट्रांजैक्शन इनवैलिड है या ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है। कंपनी को इस ट्रांजैक्शन को वैलिड करना ही पड़ेगा, दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली वैलिड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा कौन बोल रहा है, प्लेंटिव या ट्रांसफरी बोल रहा है। बट इट वॉज हेल्ड, कोर्ट ने क्या बोला, द रूल हैज नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कवर सच कंप्लीट फॉर्जरी। फॉर्जरी के ऊपर हमारा कभी रूल एप्लीकेबल था नहीं। उस पर्सन ने आपके मतलब डायरेक्टर्स के सिग्नेचर को चुराए, कंपनी का सेल चुराया और आपको फ्रॉड सर्टिफिकेट बना के दिया, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये फ्रॉड का केस है, आप उसके ऊपर केस करो, इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन आप नहीं ले सकते हो। समझा आप लोगों को? तो यहाँ पे भी इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो तीन ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तीन है कि चार है, तीन ही है। पहला कौन सा है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा क्या है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटीज, और तीसरा क्या है, फॉर्जरी। फॉर्जरी पे एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे आपका इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, और सस्पिशन अगर है आपको इरेगुलरिटी का तो उस पर भी आपको बिल्कुल भी इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड इसका एक्सेप्शन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अलोंग विद इट्स एक्सेप्शन, ऐसा पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं। या जो भी आपने टॉर्कॉन रूल वाला केस पढ़ा या जो आपने एशबरी वाला केस पढ़ा, उस केसेस के बेसिस पर आपको एक सिनेरियो बना के देंगे और बोलेंगे कि आप बताओ कि इसका कंटेंशन सही है या गलत है। समझा आप लोगों को? तो आप लोगों को बहुत ध्यान से लास्ट का जो पार्ट है उसको पढ़ना है, समझना है और कंक्लूड करना है। आई होप आपको
अब इस पार्ट में कोई डाउट नहीं है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है दैट आई हैव कवर्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट आई हैव कवर्ड, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने आपको बता दिया. सेल्फ स्टडी मोड पर डाल दो उसको, एक बार पढ़ लेना, बस खत्म हो गया. उसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ब्रिंग इट टू मी. अभी बता सकते हो तो अभी बता दो, अभी नहीं करना है मैम कल करना है तो दैट इज ऑल्सो. ये जो बोरिंग वाला पार्ट था मैंने आपको बोला है घर पे पढ़ के आने के लिए, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी दैट यू हैव टू डू एट योर ओन. जैसे आपने इसका देखा था, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन देखा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नाम एंड ऑल लगता है, वैसे कुछ ना कुछ आपको प्रोसेस में है. लेकिन प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, तो प्लीज खाली एक बार रीड कर लेना और रिलीफ हो जाना. इससे ज्यादा प्रेशर मत लेना इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए. क्लियर हो गया आप लोगों को? डू यू गाइज हैव एनी डाउट? कैन आई चेक कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं देना मॉड्यूल में से? क्या हम लोगों ने ये पढ़ लिया? हाँ, इधर देखते चैप्टर ओवरव्यू में क्या हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिए कंपनी के, ये सारे पढ़ लिए. क्या हमने कॉर्पोरेट व्हील कि होता क्या है और कब लिफ्ट कर सकते ये पढ़ लिया, आज ही खत्म किया. इनकॉर्पोरेशन में हमने रजिस्टर कंपनी विद आरओसी, ये आपको रीड एट होम मोड पे है, ये आपको करना है खुद से. ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें खाली एक लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है कि अभी जो सारी चीजें इनकॉर्पोरेशन जो हो रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस फॉर्म के थ्रू हो रहा है. स्पाइस फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप इसको देख लेना. बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी पढ़ लेना एक बार. और ये वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको बताया पढ़ने के लिए, इन दोनों को साथ नहीं है, आपको घर पे बैठ के पढ़ना है. शेयर कैपिटल क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया आज. शेयर क्या होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस पढ़ लिया हम लोगों ने. फिर हमने पढ़ा कि इक्विटी विद यूनिफॉर्म राइट्स और इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया. फिर हमने पढ़ा एमओए जिसमें क्या डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप डिफाइन करता है, पढ़ लिया. और हम लोगों ने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया अभी. फिर हमने एओए पढ़ा. एओए में मैंने आपको बताया था छोटा सा थियरी है, आप घर बैठ के पढ़ लो इसको आराम से, या आप आराम से पढ़ लो, नॉट सो इंपॉर्टेंट वाला है. लेकिन ये मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस से पढ़ा दिया. तो यहां तक हमारा पूरा पे क्या है, सिलेबस कवर अप हो चुका है. अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, सिल्ली सा सिल्ली बड़ा सा बड़ा, प्लीज ब्रिंग इट टू मी टुमारो. मैंने अगर कोई आधा पॉइंट तुमको नहीं एक्सप्लेन किया नहीं समझा तो प्लीज वो बता दो, तो मैं कल तुम्हारा आने के पहले वो डाउट्स क्लियर करवा दूंगी, पॉइंट एक्सप्लेन करवा दूंगी फिर से. और कुछ नहीं रहा तो फिर वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज एलएलपी. एलएलपी होने के बाद वी विल मूव टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. यहां तक ठीक है, चलेगा. धन्यवाद.